चीजें बंद कीजिएगा। क्या आपने सब चीजें बंद कर दी हैं? किस इंतजार में? बेटा दो एक इधर आ जाओ, दोनों नहीं आ सकते वहां पे। दीवार से मिलीमीटर तो या सेंटीमीटर, अब देखो मीटर बनेगा, आधा मीटर बन गया। तो कल ये जब साहब आए थे तो ये मुझे इनवाइट कर रहे थे कि हमारे कोचिंग नया यंग बच्चा है तो कहीं पढ़ा रहा है और बता रहा है कि जी मैं तो केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है और मैं सिर्फ कैम्ब्रिज वालों को टच करता हूँ, ए लेवल ओ लेवल। हाँ, और कहता है इसमें माल बहुत है। वो कहता है मैं हफ्ते में 2 दिन पढ़ाता हूँ, 30 स्टूडेंट की क्लास, 6,000 रुपये चार्ज है एंड स्टेशनरी का 10,000 रुपये अलग लेता हूँ, वो जो हैंड आउट देता हूँ। बेटा ओ लेवल में बड़ा माल है एंड लोग बड़े आराम से लेते हैं। सुन लो मैं जो बातें कर रहा हूँ मुस्तकबिल में काम आएंगी, मुस्तकबिल में काम आएंगी। बजाय अपनी एनर्जी अगर तुम पढ़ाने जा रहे हो इंटर में मैथमेटिक्स में वेस्ट करने के, ओ लेवल में आ जाना। बहुत आसान कहता हूँ। एंड ओ लेवल में कोई ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है जो अलग आसमान से आया है, सेम मैथमेटिक्स है बेटा। सिर्फ उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम बढ़ा दी है, हर चीज की एप्लीकेशन जोर से ज्यादा दिखा दी है, नथिंग इससे आगे के वो नहीं है, बस सेम मैथमेटिक्स है। एंड वही तो मैं कहते हैं ओ लेवल समझता कोई अजीब मैथमेटिक्स वो पढ़ रहा है बेटा, दुनिया वही है। और बेहतर मैथमेटिक्स पढ़ लो, तुम्हारी बड़ी बेसिक अच्छी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कल को 2 साल बाद तुम मेरे कंपटीशन पे आ जाओगे, मेरा तो अब चलाओ का वक्त है, अब कंपटीशन का वक्त तो है, चला गया। जब तक तुम कंपटीशन के फॉर्म में आओगे मैं जा चुका हूँगा, बट लाइफ एक होती है, खत्म हो गई अब। अरे छोड़ो यार, लोग आज ही टाइम में तुम कहते हो नहीं जाओ। तो बता सिर्फ नसीहत ये कर रहा हूँ कि अपनी ये इनिशियल एनर्जी लगा दो। जैसे सिलेबस डी उनका होता है 7-8 क्लास पढ़ाओ, बेसिक बहुत अच्छी मिलेंगी, बहुत आराम से कर लोगे। एंड शुरू के दिनों में पैसा नहीं लो, मुफ्त में पढ़ा दो तो अगर घबरा रहे हो। लेकिन 2-4 साल में जब यूनिवर्सिटी के तुम मिड तक पहुंचोगे, 3-4 सेमेस्टर निकाल लोगे और तुम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, बड़ा माल है। मतलब ये तो वो बच्चा बता रहा है 6,000 रुपये में ले रहा हूँ कोचिंग के अंदर, अगर तुम घर पे विजिट कर रहे हो 15,000 से कम नहीं है एडिशनल मैथ्स के, 15,000 रुपये से कम नहीं है। ये मैं गुलशन इकबाल के रेट बता रहा हूँ, डिफेंस में तो 20-22 है। मेरा एक स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, कहता मैंने गाड़ी खरीद ली है एंड मैंने 3 ट्यूशन पकड़ी है एंड मेरे पास इस वक्त 35,000 रुपये मैं उनसे 3 से बनाता हूँ एंड मैं गाड़ी अफोर्ड कर रहा हूँ एंड डिफेंस जाता हूँ, एक ही दिन में तीनों को निपटा के आ जाता हूँ। आई मीन उसने सेम डे रखे हुए थे, 2 दिन में, और कहता 4 दिन मेरे अपने, 5 दिन मेरे अपने हो, अपनी पढ़ाई के, अपना काम करने के। तो बहरहाल अगर करना चाहते हो कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। एंड हाथ मारो तो वहाँ पे मारो जहाँ पे इंटर में पैसा नहीं देते। यकीन करो इंटर में माँ बाप पैसा नहीं देते, बड़ी मुश्किल से पैसा मिलता है। वो मुझे अंदाजा है, तुम जो पढ़ा रहे हैं उनको भी अंदाजा होगा। ओ लेवल में तो माँ बाप, और ऊपर से अभी बात हो रही थी बच्चे थे, माँ बाप जान खाए रहते हैं। जैसे मैंने कल एक वालदा की शेयर की थी तुमसे गुफ्तगू, इंटर में तो अब्बा तो आते ही मंजरेआम पे बहुत कम लोगों के, अम्मा भी नहीं आती मंजरेआम पे, उनकी खालें खूब मोटी मोटी होती हैं, खूब पैसा बेकर होते हैं। बहरहाल ये बात इसलिए शेयर की थी, ये बच्चा मुझे बता रहा था, मैंने कहा बेटा मुझे सब मालूम है, आगे बात करो। कल किसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने मुझे टोका कि अगर मैथमेटिक्स में हम आपके बाद पूछना चाहें, आप किसको रिकमेंड करेंगे मैथमेटिक्स इंटर के लिए? मैंने कहा बड़ा मुश्किल सवाल है एंड मैं सवाल का जवाब नहीं। अहमद साहब ने तो पढ़ाना छोड़ा हुआ है, अब तो 80+ के हो गए, तो अहमद साहब तो पढ़ा ही नहीं रहे 15-20 साल से। मैंने कहा मेरे आगे कोई नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा। मसलन मैं अपनी क्वालिटी क्या देखना चाह रहा हूँ, एक तो मैथमेटिक्स तो आती है, तो बेसिक वन ऑफ द थिंग है। द अदर थिंग
हम क्या कर चाहते हैं, वो शख्स क्या कर रहा हो, काम चेक कर रहा हो। क्लास वर्क का कंसेप्ट क्या है कि जो हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन आपसे कितनी पिक हो रही है। क्लास वर्क का कंसेप्ट हो, होमवर्क चेकिंग का कंसेप्ट हो, ये टीचर यहाँ पे हमें मिलते ही नहीं है। एंड मैं बताऊँ 2016 में जब मेरी तबीयत ख़राब हुई मैंने उस वक्त जो है मई में एडमिशन ले लिए थे। रमज़ान चल रहे थे, मई के एंड से रमज़ान शुरू होते हैं और जून के एंड तक वो रमज़ान थे। तो ये मैंने सोच के कि जून के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में मेरी क्लासेस शुरू होंगी एंड एडमिशन लूँगा, 2 हफ्ते ज़ाय होंगे। तो हमने मई के एंड में ही जो है वो एडमिशन ले लिए। 6 ग्रुप, 80 स्टूडेंट, फुल पैक्ड, उन्होंने पेमेंट की हुई थी। एंड उसके बाद से मैं मुसलसल मना कर रहा था कोई एडमिशन नहीं है। एंड मिड ऑफ रमज़ान में अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई एंड उसके बाद ऑपरेशन के प्रोसेस में गया एंड उसके बाद डॉक्टर ने बताया यू हैव 90 डेज। जिस क्रिटिकल स्टेज में हो तुम 90 डेज भी अगर जी लो तो बड़ी बात है। ये डॉक्टर के अल्फाज है, एक नहीं दो से हमने राय ली। एंड उस सब ऑपरेशन के बाद उन्होंने हमें ये बताया, ठीक है। तो मैंने पहला काम ये किया कि फ़ौरन रमज़ान के एंड पे या ईद के शुरू पे उनको SMS किया अपने स्टूडेंट्स को कि अपने आके फ़ीस ले जाओ, मैं नहीं पढ़ाऊँगा इस साल। जब 90 डेज है, एक इज़्ज़त कमाई है, इज़्ज़त से चले जाए। बड़ी मुश्किल से इज्जत कमाई है तो बेहतर नहीं है इज्जत से चुपचाप निकल जाओ। तो बच्चों को बुलाया, उनकी फ़ीस वापस की। जब मैंने फ़ीस वापस करने के लिए मैसेजेस किए तो मुझे मुख्तलिफ मैथमेटिक्स के टीचरों ने अप्रोच किया एंड उनका कहना ये था कि आप हमें रिकमेंड कर दें और ये हमारे पम्फलेट रख दूंगा वो दे दीजिएगा, मैं कार्ड रख दूंगा अपना विजिटिंग, आप स्टूडेंट को वो दे दीजिए। और कुछ ने तो ये हरकत की, कोचिंग सेंटर वालों ने जब स्टूडेंट की फीस वापस हो रही थी बाद उन्होंने अपने बंदे खड़े कर दिए, हैंड बिल बांट रहे थे। 500 सवा 500 बच्चे थे कैचमेंट एरिया के लिए। ये वो बच्चे थे जो कि विलिंग थे, 500 में से कम 350 बच्चे टॉप लेवल के बच्चे थे, ऐसे नहीं आए हुए थे। उनके लिए तो बेहतरीन कैचमेंट एरिया था। खैर स्टूडेंट को हमने फारिग कर दिया। हर माँ बाप ने पूछा, मैंने कहा अब आप ढूंढेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों, मैं किसी को बता दूं भी चकचक होगी। हर कोई इस तरह नहीं पढ़ाएगा, वो दूसरे तरीके से पढ़ाएगा एंड फिर वो मुझे चकचक वो उस वक्त करनी ही नहीं थी। खैर मैंने 90 डेज इंतज़ार किया कि चलें यार निकल जाएं यहाँ से, वो कुछ हुआ ही नहीं। अब वो जब आप शुरू में बीमार होते हैं तो आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके दोस्त हर वक्त आते रहते हैं। आखिर में वो भी तंग आ गए, यहाँ जा ही नहीं रहा। अब आस्ता आस्ता अब अकेले होते गए घर वालों के साथ। अब आप कितना इंटरनेट देखेंगे, कितना टीवी देखेंगे, यही तो चीज़ें रह गई। मैं अल्लाह वाला कम हूँ, हाँ तो मतलब तो जनाब अब कितना करेंगे। तो बिलाखिरकार मैं तंग आ गया, मैंने कहा यार शुरू कर देते हैं ग्रुप पढ़ाना। तो मैंने सितंबर के मिड में एक SMS डाला उन्हीं स्टूडेंट्स को, वो जो मेरी 500 लास्ट ईयर के, मैं क्लासेस लेने जा रहा हूँ 2nd ईयर की, और कोई अगर विलिंग है तो इस तारीख को आ जाए संडे के दिन। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक ग्रुप 50-60 स्टूडेंट का बन जाएगा। 240 बच्चे में से 210 बच्चे वापस आए। ये मुख्तलिफ टीचरों को पेमेंट कर चुके थे। 2nd ईयर के बच्चे, क्योंकि वो मुझसे 1st ईयर में पढ़े हैं, दे नो वेरी वेल कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब ये 210 अगर 60 होते 50 होते हैं कहते हैं। एंड ये 210 वो बच्चे थे जब टीचरों ने सुना, टीचरों के तो वारे नहीं आ रहे, आ गए भाई लोगों ने नए AC लगा लिए। हाँ बच्चों ने बताया मुझे कि था उन्होंने वाटर कूलर रख लिया, पहले कूलर लगा हुआ था उन्होंने वो डिस्पेंसर लगा दिया। अब जब उन टीचरों ने ये सुना कि मैंने पढ़ाने के लिए SMS किए हैं, उन्होंने फीस जो लेनी थी 1 महीने बाद, उन्होंने कहा अगली क्लास में फीस चाहिए नहीं तो क्लास नहीं लेने देंगे। सारी बात दिन हुआ कि अब उड़ना चाहिए बच्चे। ये जो बच गए 30 बच्चे, इनमें भी दे जाए। यानी ये कहते हैं हमारे माँ बाप दोबारा फीस देने के लिए तैयार नहीं है, हम बड़ी मुश्किल में आ गए। एंड ये सब मुझे बता रहे थे हम डबल फीस दे रहे हैं, उनको दे चुके हैं, आपके पास आ रहे हैं। तो ये बात क्या बता रही है, उन्होंने वहाँ का मंजरनामा जो खींचा। तुम तो एक्चुअली इनमें से इस वक्त मेजॉरिटी बैठी है जिन्हें 1st ईयर पढ़ा 2nd ईयर पढ़ा, उसे आइडिया नहीं है। उन्होंने वहाँ का मंजरनामा क्या खींचा, उस ज़माने में मुझे बड़ा बल्क में फीडबैक मिला बच्चों से, वालिदैन से। वो बच्चा कह रहा है लिमिट पढ़ा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, हम भी छापे जा रहे हैं।
उनसे पूछा सर ये होता क्या, कहें होता नहीं है, छोड़ दो, ये उतार लो जो इसके दे कह रहा हूँ। सर वो बाकी सवाल कैसे होंगे, कहें उसकी जरूरत नहीं है सर, होमवर्क बस यही कर लो, प्रैक्टिस करते रहो। कॉलेज के प्रोफेसर हैं जी। तो वो बच्चे ने, वो बच्चा कह रहा है मेरी अम्मा मेरी जब हसरत से देखती थी, शायद सर सफदर जैसे कोई जुल्म के कहानियाँ सुनाएगा कि आज ये काम दे दिया, आज ये काम दे दिया, इतना काम। क्या मेरी अम्मा मेरी जब हसरत से देखती थी, वो खुद भी कहती थी कोई कहानी नहीं है आज, कुछ सुनाओगे नहीं। और उसके बाद वो लड़की बोलने लगी कि मेरी अम्मा कहती है तुम रोज आती हो, बैग रख के चले जाती हो, फिर बैग उठा के चले जाते हो, तुम तो कुछ काम करती ही नहीं हो। चिल्लाए, बिल्कुल सही कहा। तो मतलब वहां से मुझे बहुत बल्क में फीडबैक मिला। एंड इन 210 बच्चों ने, अच्छा देन मैंने 2 ग्रुप हो गए, फिर चंद महीने बाद मैंने फर्स्ट ईयर में मारा, वहां 240 में से 30 भी नहीं आए, वहां 240 में 30 भी नहीं आए, बिकॉज उनको आइडिया ही नहीं था मेरा। ये 30 जो है उनके बैकग्राउंड पे उनके बहन भाई थे, उन्होंने ज्यादा पुश कर दिया। तो फर्स्ट ईयर में बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं मिला था, सेकेंड ईयर में बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला। तो बहरहाल मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट तरीक़ेकार है डीगर से पढ़ाने से। मैथमेटिक्स वही पढ़ा रहा हूँ, बट उसकी तरीक़ेकार, उसको किस तरह से होना वो एक डिफरेंट है। एंड उसमें एक वालदा ने कहा, बहुत सारी बातें हुई ना, बहुत सारे घर वाले यहाँ से जाते थे, तो जब एडमिशन के लिए वो वहाँ पे मेरी तारीफ करते थे, अब वो टीचर जो सामने बैठा होता सुलझ जाता था। तो उस पर उसने किसी वालदा ने कहा, हमने जब तारीफ की कि भाई सर सफदर से पढ़ा फर्स्ट ईयर में, तो ये बड़ा मुतमईन है, पेपर भी बड़ा मुतमईन है। कहा जितनी मेहनत वो करते हैं, बच्चे को जितना खींचते हैं, तो हर बच्चा चल जाएगा, यानी मेहनत नहीं करूँगा मैं। तो वालदा ने मुझे ये सब बातें बताई। तो बहरहाल तो एक शेयर कर रहा था कि लोगों ने क्या किया, अब उस बच्चे की उस पर मैंने सब जवाब दिया इतना लंबा कि उसने कहा ये आपके बाद अगर आप सेकंड रिकमेंड करना चाहें मैं कैसे करूं। हाँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने मुझे कॉपी करना शुरू किया। उनमें से एक लड़का था नाइल सिद्दीकी, आज से 7-8 साल पहले तक, और उसने अच्छा खासा अपना नाम बना लिया था। लेकिन उसने NAD से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में करने के बाद वो चला गया अमेरिका, नासा में उसकी जॉब हो गई है, 5G पे काम कर रहा है, मास्टर वास्टर हो गया है। और मेरे पास भी मिलने आया था जब मैं USA गया था 2018 में, तो मेरे पास वहाँ मिशिगन मिलने पहुँचा भी था मेरे पास। तो बहरहाल वो काफ़ी अच्छा उसने सेटअप लगाया हुआ था, एंड उसने बहुत इसी तरह चीज़ें करने की कोशिश की थी। कुछ उसमें जिद्दत, हर एक की अपने दिमाग को था, उसमें जिद्दत भी लाने की उसने कोशिश की। बट मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा कि इंटर पे वेस्ट नहीं करना टाइम, इंटर पे टाइम वेस्ट नहीं करना। अब वो मेरे पास कैम्ब्रिज वाले जब आते हैं, ख़ास तौर पे जब मैट्रिक में वो फर्स्ट ईयर में आते हैं और वो O लेवल करके आए होते हैं, तो उनके यहाँ फॉर्मूले रटने का कोई रिवाइज नहीं होता। उनके यहाँ कैम्ब्रिज सिस्टम में एग्जाम में क्या होता है, एक शीट मिल जाती है, जैसे आप मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हैं तो तमाम फॉर्मूले, कंसर्न फॉर्मूले उस शीट पे लिखे। फिजिक्स के फॉर्मूले हैं तो लिखे हैं। वो बच्चा मुझसे कहने लगा कि फर्स्ट ईयर वाला जो कैम्ब्रिज का था कि जी हम क्यों फॉर्मूले रटें। मैंने कहा बेटा इसी तरह मैंने उसको इससे सवाल दिया, मैंने कहा सवाल देख के स्टेप पकड़ते हैं और फॉर्मूला बैकग्राउंड पे अगर यहाँ 2 आ जाए, 2 sin अल्फा cos अल्फा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए, इसलिए फॉर्मूले रटे जाते हैं। तुम जाके उस शीट में देखोगे तुम्हारे 10 से 15 सेकंड निकलेंगे, एंड यहाँ पे एक शॉक वेव आएगी एंड सेकंड्स के अंदर तुम्हें आगे निकाल देगी वो। तो रटना है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। वो जब बीमारी के बाद बच्चे आए तो कहे वैसी तरह सख्ती होगी, वैसी काम चेक होगा। मैंने कहा यार एक आदमी की होती खसलत, वो खसलत नहीं बदलती उसकी। एक ने धोखा देना सीखा है, एक ने 2 नंबर काम सीखा है, वो खसलत मस्जिद में बैठ के धोखा दे रहा होगा, वो खसलत होती है। तो मेरी कुछ खसलत यही है कि मैं छोड़ूंगा नहीं बच्चे को। अब उस खसलत को कैसे चेंज करें, तो मैंने कहा वैसी डांट पड़ेगी, चाहे डांट मारने का एंगल तो बदल दूंगा, एनर्जी नहीं लगाऊंगा, दूसरों की एनर्जी लगवा दूंगा। आई मीन स्टाफ लिया ना, अब वो घेर लेते हैं तुम्हें। एंड इससे आगे मैं नहीं करूंगा।
वो बच्चे ने कहा सर एक और आइडिया है। बिल्कुल ठीक है, सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दूं मैं। बेहतरीन। तो दो तरीके हैं, अगर तुम्हें कोई तीसरा तरीका याद आ रहा हो तो प्लीज मुझसे इस क्लास के बाद शेयर कर लेना। तो किस टॉपिक का सवाल है? इंटीग्रेशन बाय आइडेंटिटीज। पहले लोकेट भी तो करें ना हम किस टॉपिक का। अच्छा, सवाल इतना ओपन था कि इस पे हमें सारा प्रोसीजर नहीं रिपीट करना पड़ा। कभी हमारा प्रोसीजर सवाल कभी कोई इतना मशकूक होता है तो उस पर एक ही चीज़ सोचो। बात सवाल बड़े खुले हुए होते हैं, पता चल रहा होता दूर से कि भाई इस सवाल के अंदर कुछ नहीं करना, एक ही काम करना है। हाँ, ज़रा देर में बोले। सुनना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक्स की पावर 1 है या एक्स की पावर हाफ है। इस तरह का कोई सवाल बुक में नहीं है। ऐसे दो सवाल मजीद तुम्हें मिसलेनियस में मिलने वाले। अब इसको डिवीजन करके प्रॉपर लाएंगे, लेकिन डिवीजन करने से पहले मैं चाहूंगा रेडिकल हटे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये भी कर सकते हो और पूरा बेस डिनोमिनेटर भी कर सकते हो। इससे कर लो जब भी आंसर आएगा, इससे कर लो जब भी आंसर आएगा, बैठाऊंगा अगर नहीं आ रहा हो। जब मैं इतने दावे से बोलता हूं मैं हर चीज से गुजर चुका हूं। और डी यू किसके बराबर हो जाएगा? डी एक्स सॉरी बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट डी एक्स ऑफ डी यू। अंडर रूट एक्स किसके बराबर था? यू के बराबर था, तो डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 2u ऑफ डी यू। इसकी स्क्वायर वैल्यू क्या होगी? क्योंकि x की वैल्यू भी पुट करनी है। देयरफॉर इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू x की जगह क्या आना है? u स्क्वायर 1 प्लस ऑफ u इंटू 2u ऑफ डी यू। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तुम्हें बड़ा खुल्लम खुल्ला नजर आ रहा होगा। अब तुम देसी मेथड कराची वाले मेथड से करो कि प्रॉपर मेथड डिवीजन से करो, वो तुम्हारी मर्जी। मैं कराची वाला मेथड इत्तेफाक से इन सवालों में लग रहा है। u क्यूब प्लस 1 माइनस 1। आज जो है एक बच्चे ने एक्सरसाइज 6.9 में S1 ग्रुप में एक सवाल पूछा। 6.9 में उसने एक सवाल के साथ बड़ा बदसलूकी की। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कल इससे आंसर नहीं आ रहा। पहले तो उसने मिस्टेक की, एक जगह माइनस की, उसकी मैंने मिस्टेक दिखाई। उसके बाद का स्टेप मैंने नहीं किया, उसके बाद के स्टेप मैंने उसको बता दिए, ये करके कल आना। कहें ये तो बहुत लंबा होगा। मैंने कहा मैंने थोड़ी किया, तुमने मेथड किया। तुम भुगतोगे और करना है कल तुम्हें, ताकि तुम्हारे जहन में ये आ जाए कि होता है, बहुत लंबा है। ये एक बात बस बच्चों में समझ में आ गई है, वाकई नन्हे मुन्ने बच्चे। आजकल एक नन्हे मुन्ने बच्चे से मैं भी डील कर रहा हूँ और मेरी कोई बात ना सुनता है, ना मानता है, ना तवज्जो देता है। हाँ? मेरा 4 महीने का पोता ना सुनता है, ना तवज्जो देता है, कुछ भी नहीं, अपने मगन रहता दुनिया में। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हें ले जाऊँ से एहसास करवा दूँ। राइट, तो आंसर आ जाएगा। बड़ा जुल्म किया हुआ है, तुम लोग भी जुल्म करो उस पे। मैं तो खुश हूँगा, तवज्जो तो दे। इस सवाल को मैं 3 मेथड से करना चाह रहा हूँ। कुछ चीज़ें पे वो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तुमने कर लिया, सुनो तवज्जो से, कुछ बातें गड़बड़ हैं। 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स पे पावर माइनस हाफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स पे पावर माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी।
इंटीग्रल ऑफ, 3 मेथड से करना है और फिर मुझे इस पे कुछ डिस्कशन करनी है तुम्हारे साथ। बिल्कुल दोनों सेम है। अब बात यह है कि हमारा वो फसूदा टीचर, उससे कौन लड़ेगा? और ऐसी जगह लड़ाई हो रही है जहां आप जवाब देने के लिए उसको तैयार नहीं हो और जहां वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस मेथड में कोई ऐप नहीं है। खुदारा एग्जाम में इतना छोटा नहीं करना। हाँ, कोई वजह है कि टाइम शॉर्ट पड़ गया है, कोई तुम्हें मुश्किल में आ गए हो तो समथिंग समझ में आए, प्लीज डिटेल देना या सब्स्टिट्यूशन करो। मतलब बिला वजह में एक जुमला मजाक में बोलता हूं, तुम्हारे कम से कम 4 स्टेप्स हों इंटीग्रेशन के, ये 4 ही बन रहे हैं। अगर 3 स्टेप में वो सवाल इंटीग्रेट हो रहा तो ना करना। कम से अब ये कहीं किसी जगह फतवा नहीं लिखा, ये उन लोगों के खातिर बोल रहा हूं। भाई मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है इस इंटीग्रेशन में। इसमें तो बच्चे का कंसेप्ट पूरी अच्छी तरह से झलक रहा है। वो कहता नहीं पूरी डिटेल दो मुझे। इस सवाल के तवज्जुह से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई जरा खुल के बयान करो जो नॉलेज तुम्हें आती है। छोटी ट्रैक पे नहीं जाओ। कल टेस्ट आ रहा है, कल टेस्ट से पहले आधे घंटे की क्लास है, फिर मैं टेस्ट लूंगा। या तो इतना लंबा करो या इतना लंबा करो। रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग नहीं है। हमारा बच्चा बहुत जल्दी में है। उस टीचर को मैं कैसे समझा दूं? वो जी अभी वो बता रहा था, क्या बता रहे थे तुम? हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी किसके बराबर होती है? C/A। तो C की वैल्यू क्या होती है? A। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? फोकाई के ±C,0 सेंट्रोइड ओरिजिन। या दूसरे क्या हो सकते हैं? AE,0। वो टीचर इसी को मान ही नहीं रहा। पता नहीं कहां से पढ़ के आ जाते हो, मान ही नहीं रहा। भाई प्रूफ दे रहे हैं ना, और मैंने बुक में दिखा दिया प्रूफ लिखा हुआ है। अब उस डेरी कौन समझाएगा? और मेरे एग्जामिनेशन थोड़ा वक्त दो, मैं एग्जामिनेशन पेपर में दिखाऊंगा। अब ये मैं जो हमारी इश्यू हो जाती है नहीं, एंड उसकी बहुत एक ख़राब वजह है। उसकी ख़राब वजह क्या? हमने बहुत बुरी तरह की है। हमने गवर्नमेंट टीचर्स को सिर्फ बोर्ड के काम करने की इजाज़त दी हुई है। उससे क्या होता है? उन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है। गवर्नमेंट टीचर में मैं स्कूल में कोई कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ मेरे पास जो है 200 बच्चे हैं। अब मैं पेपर ऐसा बनाऊंगा उन 200 बच्चों को ख्याल रख के, क्योंकि अगर 200 में 10 पास हुए तो मेरी कम बख्ती आ जाएगी। एंड मैं चेकिंग भी उसी घड़िया में यहाँ पे करूंगा ताकि वो पास हो। भाई प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए, इवन O लेवल A लेवल में कॉलेज स्कूल किसी का नहीं हो, अगर उसके अंदर पोटेंशियल है, वो फुलफिल कर रहा है, वो आ जाए चेकिंग में, पेपर सेटिंग में। ओपन कंपटीशन है, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर तबाही करता है। अब मुझे बताओ ना, नहीं मैं उस तब नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि वो कौन से है,
मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में हम जब चले जाते हैं तो हमें मालूम है जॉब सिक्योर हो गए, हम नैरो माइंडेड बन जाते हैं, हम ओपन माइंडेड बात ही नहीं कर रहे। अब ये मुझे कोई समझा दे, अब मैं इंशाल्लाह कल परसों में तुम्हें दिखा दूंगा सी से किया हुआ एग्जाम में। अब उस टीचर से कौन लड़ेगा? और फिर उसने बता दिया मैं कहाँ पढ़ता हूँ, तो वो फुलझड़ी बने ऊपर गए और धन 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 फटते चले गए। मैं क्या करूं भाई? एक तो तुम लोग उनको फुलझड़ियां लगा देते हो, कोई प्रॉब्लम? आवाजें क्यों आने लगी? एक को बाहर भेजूंगा, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। अब वही ओ लेवल वाले बच्चे का जवाब दे रहा हूं, बेटा जब तुम्हें याद ही नहीं होगा फार्मूला, तुम स्टेप जब तुम्हें ये समझ में आएगा ये cos 2 थीटा, तो तुम्हारा दूसरी तरफ दिमाग जाएगा कि sin 2 थीटा यहाँ क्यों नहीं है। अब तुम्हें फार्मूले याद नहीं है, तुम शीट में जाके देख रहे हो, ऊपर देखूंगा नीचे देखूं फार्मूला, तो फार्मूले रटे जाते हैं। ओ लेवल ए लेवल में गलत चीज पढ़ाई जा रही है। इवन ओ लेवल ए लेवल वाले बच्चे जब इंग्लैंड जा रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं फार्मूले याद नहीं है इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियों में, तो इसका मतलब वो सिस्टम रॉन्ग है, वो सिस्टम रॉन्ग है। वहां की यूनिवर्सिटी को तो अपने मानना चाहिए बोर्ड के लोगों को, वो नहीं मान रहे। एंड यहाँ बच्चा काम नहीं करना चाहता, टीचर काम नहीं करना चाहता, अरे फॉर्मूले मिलेंगे। क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, टेंजेंट 2 थीटा। इसका आंसर उसने कुछ बनाया है 1/2 ln ऑफ sec ऑफ 2 थीटा प्लस सी। बेहतरीन आंसर है ये। अगर एग्जाम में हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, कोई आंसर में बुराई नहीं है। अब उसने क्या करना है, शूट किया। एंड मुझे बुक का आंसर चाहिए, तो मैं तो मालूम है मेरी पॉलिसी, cos 2 थीटा पे पावर -1, लॉग में होल पे पावर हो तो बुक में ये आंसर दिया। तो एक स्किल डेवलप हुई, तो सिंप्लीफिकेशन कहेंगे इसको। एक सलाहियत तुम्हारे अंदर आ रही है इस आंसर को बनाने की दौड़ में, बट ये आंसर नेसेसरी नहीं है। हमारी मिसलेनियस के शुरू के पोर्शन में ज़रा सवाल हल्के हैं, जो हम आगे बढ़ेंगे मिसलेनियस में भारी होते जाएंगे। आज इंशाल्लाह ताला 10 क्वेश्चन और दूंगा मिसलेनियस में। लॉन्ग वीकेंड है, सुना है। अगले हफ्ते क्या बोल रहे हो? टेस्ट। तो वो ग्रैंड टेस्ट का क्या करेंगे? वो उससे अगले हफ्ते ले लें। वेरी गुड। तुम्हें मालूम है पूरा शेड्यूल तुम्हारा 4 अप्रैल तक एग्जाम का प्रिंट हो चुका है, एंड जस्ट अगला हैंडआउट वही मिलने जा रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूं इंटीग्रेशन पूरा वाइंड अप हो जाए। पूरा प्रिंट हो चुका है। तो अगर मैं एक जगह पीछे हटा तो मैं तो फंस जाऊंगा। एंड जितने टेस्ट हैं तुम्हारे 4 अप्रैल तक, फर्स्ट वालों के 8 अप्रैल तक सारे बन चुके हैं। अब वो आजकल फाइनल पॉलिशिंग में जा रहे हैं। पहले तो हमने शुरू किया आइडेंटिटी से। अब सब जब इंटीग्रेंट इस स्टेज पे पहुंचा, यहाँ पावर है या पावर नहीं है, हमने उसको उल्टा रीड करना शुरू किया। किसका डेरिवेटिव? कॉस का। काश कॉस आ जाए।
अब कॉस आने के लिए आइडेंटिटी ला 1 माइनस, या एक काम और हो सकता है ना, तो कोई रॉन्ग थोड़ी है। मतलब इस तरह की चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ, कल को यूनिवर्सिटी में सर टीचर करेगा, तुम शॉक्ड हो जाओगे। नहीं, आम सी बात है, ये 2 को ब्रेक कर लिया। मतलब वो जो स्टेप ले रहा था उसको इत्मीनान से समझो तो क्या कर रहा है, आम सी बात कर रहा होगा। एंड कॉस्ट को क्या पुट किया, डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, अब डायरेक्ट तो बोलना बंद हो गया। एक्सरसाइज 6.2 में कहां से कहां सवाल किया है, आइडेंटिटी के बाद वो पहुंच गया 6.2 में, फॉर्मूला लगाओ या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाओ। जी यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग सकती, 1 + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √2 sin θ/2। एक मिनट रुको, कहाँ की आइडेंटिटी बात कर यहाँ लो, पे सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बयान करो, 1 + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √2 sin 2θ। अच्छा फिर वो θ/2 में आ जाते हैं ना, वाह, तो ये θ/2 में नहीं है, फिर इसको तोड़ो, वो साइन ट्वाइस ऑफ θ/2, फिर एक और लंबा काम, तो ये तो छोटा है। आइडेंटिटी बहुत सारी लग सकती हैं, हमें क्या चाहिए ये फैसला करना होता है। हमें बड़ा क्रिटिकली सोचना होता है कि किससे रास्ता छोटा होगा, किससे बड़ा होगा, और ये तुम्हारी प्रैक्टिस से पता चलेगा। मैंने सबसे पहले बात करनी है इन लिमिट्स पे। सवाल में अमूमन तुमने देखा हर जगह उन्होंने लिमिट दे दी है, इनिशियल पहले होती है और बाद। जब भी हम कहीं समीशन करते हैं तो समीशन में वो हमें बताता है, मिसाल के तौर पे ये नंबर लाइन है तो वो कहता है 20 से लेकर 25 तक समीशन करनी है, तो ये लोअर ये अपर, और कैसे निकलता है ये डिफरेंस, ये फासला कहते हैं अपर माइनस लोअर। इसीलिए अब लिमिट जब मैंने 6.4 में भी बताई थी, अपर माइनस लोअर का आइडिया ये बताया था। मैं जो इस वक्त बात कर रहा हूं इसका ग्राफ बड़ा मजेदार है। एक्चुअली 1.2 में हमें बेवकूफ बनाया है ग्राफ के नाम पे, फंक्शन के ग्राफ के नाम पे। y इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x। तुम्हें टेंजेंट का ग्राफ आता है और मुझे पॉजिटिव साइड में चाहिए, ये टेंजेंट का ग्राफ होता है। जरा गौर करो, टेंजेंट के ग्राफ में यहां तक 45 डिग्री तक जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, वो डेसिमल में होती हैं। एंड डेसिमल का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ग्राफ नीचे बैठ जाएगा और फिर ग्राफ सडन राइज लेगा। मतलब कोई ग्राफ के लिए जरूरी थोड़ी है कि तुम जाके फर्स्ट डे की तरह एक ही पॉइंट निकालोगे। अब तुम बहुत सीनियर हो एंड तुमसे ये वैल्यू पूछे π/6 से लेके π/4 तक, तो तुम्हें स्केचेस बनाने एंड हर स्केच तुम्हारी समझ में आना चाहिए। अगर देखो सिंपल बात है, एक कर्व एक फंक्शन मैंने लिख दिया, तुम्हें नहीं पता चल रहा, बट उसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तुम्हें उसका बर्ताव उसका बिहेवियर पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इक्वेशन में कहाँ बता रहा है, वही सब चीजें। तो कर्व बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एंड जितना कर्व की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास क्लियर होगी इतना ज्यादा तुम्हें क्या होगा, आसानी होगी चीजें समझने में। तो मुझे ये डिस्कस करना था। वैसे ग्राफ हमारे तो अजीब तो पढ़ाया गया है, कोई जरूरत ही नहीं है ग्राफ की। फंक्शन दिया है, इंटीग्रेट करो, लिमिट लगाओ, खुदा हाफिज। इंटरसेप्ट से बहुत अच्छी तरह आइडिया होता है ग्राफ किधर जाएगा। सबसे पहले y0 पुट कर दो। जैसे तुमने y0 पुट किया, इक्वेशन ये बन गई, x माइनस 5/x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x क्यूब माइनस इज इक्वल्स टू 5। क्यूब रूट 3 जवाब होते हैं, 2 इमेजनरी होते हैं ओमेगा के साथ, तो उन 2 को भूल जाओ।
कैलकुलेटर से क्यूब रूट निकालो, 1.7 बनेगा इसका क्यूब रूट, 1.7 ये यहाँ कट कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू। देन उसके बाद आते हैं x0 पुट करते हैं, इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब वाई एक्सिस को नहीं कट करना। अब ये कर्व है कैसा, यूं बन रहा है, यूं बन रहा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा, तो मैंने ये 1.7 के पड़ोस में वैल्यू अटेम्प्ट मारने की कोशिश की, 1.7 के पड़ोस में 1 रखा, देखो सेकंड्स में पता चलेगा, 1 रखा, 1 पे कैलकुलेट किया, -4 यहाँ आ गया ग्राफ। देन मैंने 1.7 से आगे बढ़ के 2, 3, 4 कोई वैल्यू, चलो 5 ले लो, 5 माइनस 5/25, 5 माइनस 1/5 कोई पॉजिटिव वैल्यू, ये ग्राफ यूं बन रहा है। मतलब एक तो मैंने इंटरसेप्ट लोकेट किया, उसके दाएं बाएं आगे पीछे एक एक वैल्यू ली एंड मुझे उसका बिहेवियर पता चल गया। एंड मुझे क्या करना है, मुझे सब कुछ करना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 से लेके 4 तक की स्टडी करनी थी। एंड तुम खुद देख लो कि दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं। हमारी बदकिस्मती हमारे कोर्स में बड़ी अजीब से तरीके से टॉपिक कराएंगे और उसका हम सब टीचर ले लें। अगर मैं ग्राफ के टॉपिक को हटा दूं, सिंपली बच्चे को बताऊं ये लो एरिया है, जो अभी तुम्हारा इंटीग्रेंड है उसको इंटीग्रेट करो, लिमिट लगाओ, एरिया निकल आएगा। मैंने तो नेगेटिव एरिया भी निकाला, बुक में नहीं है। मैंने तो कंसेप्ट देने के लिए वाई एक्सिस का भी बता दिया फॉर्मूला, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, टॉपिक से बढ़ गया। बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब मैंने 3 या 4 हफ्ते में उस बच्चे को पढ़ाया था, इतना बड़ा टॉपिक है। कहीं वो एरिया का बहुत टिपिकल केस ले आया था, पढ़ाना उसको जरूरी था, उसमें मैं भी हिल जाता था, शेप इतनी खराब होती थी। एरिया निकालना फंक्शन दिया हुआ है, तो ये एरिया निकालना है और हम तो निकालते हैं ये वाला एरिया, वो कैसे निकलेगा, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, वो लगाते गए और खुद करते गए। ओके भाई, क्या हुआ, y = x² + 2x - 3, एक पैराबोला की इक्वेशन है तुम्हारे सामने, और इस पे मैं कोई पॉइंट देना चाह रहा हूँ, 2,3, 2,4 होगा। एक पॉइंट ऑन द दिस कर्व दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव लो, 2x + 2, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हमसे कह रहे हैं ओरिजिनल इक्वेशन ले आओ, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा करना है। पहले तो वेरिएबल को साइड में लाओ, x का वेरिएबल x के साथ, y का वेरिएबल y के साथ, इंटीग्रल लगा दिया, इंटीग्रल लगा दिया, ये y हो गया, ये क्या हो गया, 2x² / 2 + 2x + कांस्टेंट, y = क्या हो गया, x² + 2x + c। एक पॉइंट दिया हुआ उसने, क्या दिया हुआ हमें उसने, 2,5, रिप्लेस करना 2,5, 5 क्या हुआ, 2² + 2 × 2 + c, 5 - 8 = c, c = -3 पुट कर देना, y = x² + 2x - 3। आज ये करना है, इसको कहते हो तुम मोर्फियम में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना, वो कहता नहीं, इस डेरिवेटिव से ये जो चीज आई है इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व से हमारे ध्यान में आता है कि रूट निकलेंगे नहीं, सॉल्व से मिला दें ओरिजिनल फंक्शन लिया। आज ये डेफिनेट इंटीग्रल है, एंड तुम्हें याद है ये चीज मैंने तुम्हें एक्सप्लेन की थी जब मैं 6.1 की सेकंड क्लास में था, लेक्चर बुक में हुई भी है, और मैंने तुम्हें तसल्ली दी थी कि हम एंड पे जाके, एक्चुअली जो हमारा मेन टास्क था ये इंटीग्रेट करना बच्चे को सिखाना था,
तो इसलिए हमने बच्चे से ये सब हटवा दिया। जब बच्चे को यहाँ आई रखवाया तो एक्चुअली आई से मुराद है ये वाई आ रहा है, ये सब उसको हटवा दिया। उससे कहा बस इस चीज पे फोकस करो, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ सिखाए। ये जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सिखाए इसको कहा इनडेफिनेट इंटीग्रल। जब उसको मेथड आ जाएंगे ना, उसको पता चल जाएगा कॉस क्यूब का इंटीग्रल लेने के लिए क्या जद्दोजहद करनी है, और 2x + 3 का इंटीग्रल x² + 7x + 11 के लिए क्या करना है। मेथड आ जाएंगे तो उसको आगे की बातें बताएंगे। तो हमारा 90% कोर्स तो मेथड सिखाने पे निकल गया, उसको हर किस्म का मेथड बताया गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आज एक्सरसाइज 6.9 में 11 में हमें सॉल्व करनी है। 25 सवाल है। पहला सवाल ले लें। अगले साल अगर तुम साइंस को कंटिन्यू कर रहे हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट के तौर पे मिलने वाला है। डिफरेंशियल इक्वेशन 1, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 एटलीस्ट तुम पढ़ोगे। मैं तुम्हें बताऊं, जैसे हम कहते हैं डिस्टेंस का डेरिवेटिव लो, वेलोसिटी आता है, तो वेलोसिटी डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड वेलोसिटी से वापस डिस्टेंस आ सकता है। वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी, और वर्ड प्रॉब्लम से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे और जाके फंक्शन डेवलप कर देंगे, एंटी प्रोसेस करेंगे। 3x² + 4 एंड dy = क्या हो जाएगा, dx²। कोई जरूरत नहीं है टेकिंग इंटीग्रल, जोर से बोलो। y के साथ y की टर्म होनी चाहिए, x के साथ x की टर्म होनी चाहिए। y = क्या हुआ, 3x⁴/4 कहां से आ गया। इंटीग्रेट किया सी, बच्चे ने टोका सर यहाँ पे भी इंटीग्रेट किया, यहाँ पे भी आएगा सी, लिख दो, कोई मसला नहीं। उसका व्यू ये है कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं कांस्टेंट आता है तो आपने दो अलग अलग इंटीग्रेशन के कर लो, कोई मसला थोड़ी है। ये क्या हो जाएगा, x³ + 4x, एंड देन हम फाइनल आंसर देते हुए कांस्टेंट को एक जगह यकजा करते हैं। ऐसी बात कर रहा हूँ कि y + 5 = x³ + 4x + 11 हो तो क्या करोगे, किसी एक तब लेके आओगे ना सारे कांस्टेंट को। तो x³ + 4x + c, ये सब दिखाते नहीं है भाई, ये दिखाते नहीं है। अब +c कहीं बुक के आंसर में +c अमूमन हमारी आदत है सीधे हाथ पे, बुक के कुछ आंसरों में उल्टे हाथ पे दे दिया। c की वैल्यू यहाँ आ रही है +5, उल्टे हाथ पे पहुंचेगी -5। रॉन्ग तो नहीं है, अमूमन का मतलब कोई कानून नहीं है, ज्यादातर ये किया जाता है। अब उसने x दिया y दिया y, (3 - 4 5 = c, c = -2। क्या जवाब बन रहा है, और जवाब को फाइनलाइज कर लो। यानी आज मुकम्मल फंक्शन तुम रीऑब्टेन कर रहे हो। वो इंटीग्रेंड कह के हम छुपा देते थे, हम कहते थे लेफ्ट वाली साइड भूल जाओ, बस सिर्फ ये सीख लो, क्योंकि पहले उसको बहुत भारी भरकम चीज सिखानी थी, देन उसको मेन ट्रैक पे लाना था। अब वो मेन ट्रैक पे आ रहा है तो वो जा रहा है। अब ये मेन ट्रैक कहीं और बनेगा मेन ट्रैक। ये जो पीछे दिए जाते हैं इसको कहते हैं लिमिट, इसको भी लिमिट कहते हैं। और लिमिट में ये x बता दिया y, अब यहाँ पे देखना, बोलते हैं कहा y -1 है, कब, जब x दिस होगा। ये क्या आइडिया है, ये आइडिया है। दो में π/4 है। आउटपुट क्या बनेगी, उसकी रेंज क्या बनेगी, पहले तो इंटीग्रेट करना है। dy क्या हो जाएगा, 3 cos 2x। मुसीबत क्या है, हमारे इंटर में बच्चा मैच्योर नहीं होता, एंड उसकी इमेच्योरनेस उसको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा रही होती है। सिर्फ उसमें मैच्योरनेस दिया जाए कि मुझे काम करना है, मुझे सीखना है, मुझे भागना नहीं है।
और ये इमेच्योरनेस उसको बहुत मारती है। एंड बहुत सारे तो पूरे 2 साल निकाल जाते हैं और इसी इमेच्योरनेस के अंदर बैठे रहते हैं। एंड बहुत सारे मैंने स्टूडेंट देखे जो शुरू में आते हैं बहुत बुरी हालत में होते हैं, एंड देन वो अपने आप को बहुत संभालते हैं। उसमें एक वो कोने में बैठा हुआ है, जुल्कन है, बहुत बुरी हालत थी इसकी शुरू की क्लासों में फर्स्ट ईयर में, एंड माशाल्लाह से उसने फर्स्ट ईयर में अपने आप को संभाला दिया। स्ट्रगल की नो डाउट उसने, मतलब मैं इस तरह और भी जो मुझे 1-2 याद आ रहे हैं, स्ट्रगल की है, एंड मुझे दिखे कि वो उठ के वापस आए। कुछ तो ऐसे थे वो शुरू से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए नहीं, लेकिन वो जो हाथ पैर जिनके कप आ गए थे वो बुरी हालत में थे चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर में, एंड देन उन्होंने रिकवरी की है, वहां से मैं बात कर रहा हूँ। एंड कुछ ढीठ बने बैठे रहे। ठीक है, गुजर तो सब चीज जाएगी, गुजर तो सब कुछ जाएगा, बट तुम उस कैलिबर के नहीं होगे। थ्री बाई टू साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ पाई बाई 4, साइन ऑफ, अब सी एवेलेट हो रहा है मेरे पास, एंड जवाब फाइनल लिख दूं मैं, क्या था, y इज इक्वल्स टू 3/2 साइन ऑफ 2x प्लस सी कुछ याद आया कितना था, आपका जवाब बेहतरीन है, अब यहां छोड़ सकते हैं। शायद बुक में एलसीएम ले लिया, तो मुझे तो खैर बुक का आंसर चाहिए। अगर बुक वालों ने यही छोड़ा हुआ तो आप भी यही छोड़ सकते हैं। हाँ जोर से बोलो, 2x होगा 25, जल्दी में लिखते हैं। क्योंकि 25 सवाल बुक में 4 एग्जाम्पल हैं, तो मैं सोलो बुक के सवालात पे ही आ गया। देखना यहाँ पे गौर करना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y की अकेली एक टर्म थी, कोई नहीं थी, यहाँ y की 2 टर्म्स हैं। तो पहला स्टेप है y के साथ इंटीग्रेट होगा, क्योंकि 2 डिफरेंट वेरिएबल नहीं हो सकते dt। इसमें तो x जो है वो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर y ऑफ dy इज इक्वल टू dx अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ x, cosec स्क्वायर y dy sec स्क्वायर x dx। तो पहला स्टेप है तमाम वेरिएबल y की एक साइड है, अगर यहाँ कोई y का वेरिएबल रह गया है पहले उसको धर लिया, अब देन इंटीग्रल के लिए तैयार है। क्या होगा, फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद हो, तुमने नोट किया, यहाँ लिमिट नहीं दी, तो 25 में से 10 सवाल ऐसे हैं, कभी कभार ये भी इस टाइप के एग्जाम में आ जाते हैं, इतने हल्के सवाल, इसमें कांस्टेंट एवुलेट नहीं होगा। जब लिमिट ही नहीं है मैं कैसे निकाल दूँ कांस्टेंट, एंड यही मसले थे हमारे पीछे भी जब हम मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस कर रहे थे। तो एग्ज़ाम में क्या करते हैं, सवाल पेपर जो है मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट ईयर का पेपर 100 नंबर में जस्टिफाइड नहीं होता, जितनी बड़ी बुक है। सेकेंड ईयर का पेपर भी 100 नंबर में जस्टिफाइड नहीं होता। अब यहाँ पे 6.10 6.11 के लिए जगह ही नहीं है, उन्होंने जाके क्वेश्चन 4 के किसी पार्ट में यहाँ पे एक्सरसाइज 6.10 का सवाल लगाया और करके एक्सरसाइज 6.11 का सवाल, यानी इन 2 एक्सरसाइज से एग्जाम में एक कोई करना होता है। हमारे अगर याद है क्वेश्चन नंबर 4 में आपके कैलकुलस के सवाल आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड आ रहा है, जिसमें डेरिवेटिव आ रहा है, जिसमें लिमिट आ रहा है, जिसमें चैप्टर 1 आ रहा है, कंपोजिट फंक्शन वगैरह आ रहा है, उस जगह पे बड़ी मुश्किल है। एंड इस वक्त पोजीशन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट हमें करने हैं, 4 पार्ट हमें आते ही, अब 5वां पार्ट भी है, इंटीग्रेशन मैंने मुकम्मल कर दिया। तो वहाँ पे अगर इतना छोटा सवाल मिल जाए तो बड़ी नेमत है।
लिमिट के मैं 2 सवाल करूं, लिमिट के मैं 2 सवाल करूं, मुझे 5 नंबर मिले, इतने से सवाल में 5 नंबर मिलने। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसी चीज को मैं कैरी ऑन करूंगा कि y को y की तरफ होना चाहिए, x को x की तरफ होना चाहिए। अगेन उसने ये r की वैल्यू नहीं दी है, ये s की वेरिएबल देख लो कौन है सवाल में, x y नहीं है, r की वैल्यू तो ये है। अमूमन गलती बच्चे से ये होती है, जल्दी में r की वैल्यू 11 ले लेता है। r की टर्म r के साथ लेके आओ, s की टर्म s के साथ लेके आओ। कोई यहाँ r नहीं होना चाहिए, कोई यहाँ s नहीं होना चाहिए। ये कैसे इंटीग्रेट होगा अब तय करते हैं। पावर लॉ की बच्चा बातें कर रहा है। आर स्क्वायर प्लस 1 होल पे पावर माइनस हाफ इंटू 2 ऑफ आर डी ऑफ आर इज इक्वल टू, मैंने ये क्यों इक्वल टू लगा दिया, हाँ यहाँ क्या करें। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एक फॉर्मूले को हमने बड़ा सुतीला बना दिया है, उसको बहुत कम हम यूज करते हैं लीनियर बेस के साथ। बिल्कुल तुम पावर लॉ की तरफ जा रहे हो, एक्सीलेंट, ये भी पावर लॉ का सब टॉपिक है, क्यों ना इस फॉर्मूले को यूज किया जाए। मतलब इस फॉर्मूले को इत्तेफाक से हमारी इंटीग्रेशन में कम कम इस्तेमाल किया, बच्चे के ध्यान से निकल गया। जब बेस लीनियर तो अगर तुम मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर रहे हो, एक्सीलेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद, लेकिन तुम कुछ चीज मिस कर रहे हो। इतने फॉर्मूले में यार फॉर्मूला सुनिए आ जाएगा। तो बेटा फिर पढ़ क्यों रहे यार। सर पावर लॉ वगैरह पावर लॉ से करना है। पावर लॉ से कर तो मतलब कोई रॉन्ग नहीं है, बट ये फॉर्मूला तो तुम्हें बड़ी आसानी दे रहा है इस साइड पे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 और पूरा स्टेप से बचा रहा है तुम्हें। तुम एक चीज को मुश्किल करना चाहते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। फॉर्मूले तो याद करना पड़ेंगे आपको, क्वालिटी फॉर्मूले तो याद करना पड़ेंगे। वही वाली बात आ रही, क्वालिटी फॉर्मूले आपको याद नहीं है, आप इंटर में भी रोएंगे, एप्टीट्यूड में भी रोएंगे, आप अगले सेमेस्टरों में भी रोएंगे। आपको क्वालिटी फॉर्मूले रटना पड़ेंगे। एक दफा रो लो और रट लो। क्या फॉर्मूला कहता है, 1/a, और एक पावर बढ़ा दो, माइनस हाफ तो नहीं है, प्लस हाफ है, 3/2। अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हुआ। अभी वैल्यू भी निकालनी इसी की। जब इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गया तो याद आया r√3 है एंड s (22, 25) 5 का स्क्वायर होल पे पावर 3/2 प्लस c, 5 का क्यूब, 125, -119/3। एन आंसर लिखना नहीं भूलना, वो ऊपर आ गया, √r² + 1, √r² + 1 इज इक्वल टू 1/3 2s + 3 होल पे पावर 3/2 -119/3। अगर यही आंसर है तो वेरी गुड, अगर उसने एलसीएम ले लिया तो वेरी गुड। आ जाओ एलसीएम ले लेते हैं। मुझे नहीं मालूम उसने क्या किया है, तुम्हें बुक का आंसर बनाना है।
होल पे पावर 3/2 माइनस, अब मुझे नहीं मालूम ये फॉर्मेट डी है कि फाइनल ये फॉर्मेट डी है, सवाल कहाँ गया। आज के लास्ट सवाल पे हूँ, कोशिश कर रहे हैं कि वक्त पे आज क्लास खत्म कर ली जाए। डी डब्ल्यू अपॉन डी ऑफ जेड अंडर रूट डब्ल्यू जेड माइनस 2 ऑफ डब्ल्यू माइनस 3 ऑफ जेड प्लस 6। अब इन सवालों में क्या हो जाता कि वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान था। y अलग था, s अलग था, r अलग था, यहाँ w और z तो मिल गए। इसको इसका मतलब है सबसे पहले हमें प्रोडक्ट में लाना पड़ेगा फैक्टराइजेशन के जरिए। आज 117 सवाल दिए हैं मैंने एक्स्ट्रास के अंदर। ज़्यादातर सवालात एग्जाम में आए, ज़्यादातर। होता क्या है, इंटीग्रेशन में बुक के क्यों नहीं आते। बुक में दिया है cos क्यूब ऑफ x dx सवाल, उसने लगा दिया 0 to π/6। अब ये बुक का सवाल नहीं रहा। तो ज़्यादातर सवाल जो तुम देखोगे, ज़्यादातर जो है मैंने जो सवाल दिए हैं उन पे मार्किंग है। 4-5 सवाल हैं जिन पे मार्किंग नहीं होगी। इस टाइप के मैंने 1-2 सवाल भी दिए, क्योंकि बुक में ये एक ही सवाल है वेरिएबल सेपरेट करने वाला। डब्ल्यू कॉमन लेना हालांकि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, बट एक थोड़ा सा बाकी सवालों से थोड़ा यूनिक है। डी डब्ल्यू ओवर डी जेड अंडर रूट डब्ल्यू माइनस 3 इंटू जेड माइनस 2। वेरिएबल बदल रहा, वो अच्छी बात है। डब्ल्यू माइनस 3 अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट में जेड माइनस 2 एंड डी डब्ल्यू के साथ अंडर रूट डब्ल्यू माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा z माइनस, तेज लिखने के चक्कर में गड़बड़ कर रहा हूँ। इंटीग्रल ऑफ w माइनस 3 पे पावर, ये मेरे साथ बहुत गड़बड़ होती है कि मैं तेज लिखने के चक्कर में ज़्यादा जल्दी गड़बड़ कर जाता हूँ। एंड इस वक्त ये फार्मूला नापसंदीदा फार्मूला, बहुत नेमत है। इत्तेफाक से पावर लॉ ऐसा था, उसने सवाल को छुपा के रख दिया। ये फार्मूला हम यूज, ये सिर्फ लीनियर बेस के लिए है। इस पे यहाँ इत्तेफाक से कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1/a तो 1 ही हो जाएगा। z माइनस 2 पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 2 into w minus 3 is equals to 2/3 z minus 2 पे पावर 3/2 प्लस। इंटीग्रेट मुकम्मल हो गया, ज़रा वैल्यू निकाल लें। w 12 है, z 6 है, 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2/। अच्छा, एक बच्चा यहाँ पे हरकत कर रहा है, वो 2 से 2 कैंसिल कर रहा है। बेटा यहाँ कांस्टेंट आ गया है, वो कह रहा है कांस्टेंट अभी निकला नहीं है। बेटा कांस्टेंट आने का मतलब निकल चुका है या वो मौजूद है। एंड सिंपल बात है, कहीं लिखा हो 2 ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 ऑफ y प्लस 11, क्या तुम ये 2 कैंसिल कर लोगे? अब 11 की जगह कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव लगा हुआ था, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये बहुत बड़ी हिमाकत है यहाँ 2 कैंसिल करने। कांस्टेंट अब ये वो वाला कांस्टेंट नहीं है जो इनडेफिनेट में था। इनडेफिनेट में हम कहते थे कांस्टेंट में 2 ऐड होगा, कांस्टेंट नहीं, यहाँ कांस्टेंट में 2 ऐड होगा, बढ़ जाएगा बाय सम रीजन। अब ये वैल्यू निकल रही है। वहाँ तो हमें कांस्टेंट को जान छुड़ानी होती थी कि सारे कांस्टेंट को एक कह दो, कांस्टेंट में कांस्टेंट जमा होगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम नहीं रहेगा। मैंने कभी नहीं कहा 11 में 3 जमा करोगे कांस्टेंट रहेगा बट सेम नहीं होगा। टू कैंसिल हुआ 8 प्लस सी एंड 6 माइनस 16/3 इज इक्वल टू सी।
C is equals to 3, 18 minus 16, C is equals to 2/3. एंड ज़रा वापस आ जाएं, सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट W माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2/3. Z माइनस 2 पे कितनी पावर है? 3/2 प्लस 2/3. आंसर आ गया है. चाहो तो एलसीएम ले लो. अब मुझे क्या मालूम उसने क्या आंसर दिया है. मैंने एलसीएम लेने के बजाय कॉमन लेने का फैसला किया. अब 2 कैंसिल हो सकता है. मुमकिन है यही उसने आंसर छोड़ा. मुझे तो आंसर तक जाना है. एग्जाम में तुम्हारी मर्जी, तुम जहां तक सॉल्व कर सको. तो हमें जो है इस तरह उसको एवल्यूएट करनी. तो आज भी काफ़ी करेक्शंस हैं. मैं क्या करूं, इंटीग्रेशन में इस कदर उन्होंने मुसीबत डाली हुई है. एंड कल शायद कह रहा था, नहीं अब भी कह रहा हूं मैं, एक एक करेक्शन मेरे पास नोटेड है. मैंने कंप्यूटर पे एक फाइल बनाई हुई है जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो मैंने करेक्शन की है और उसका किस रेफरेंस से किया है, वो कब बुक में, कौन सी बुक में, कौन से पेज पे वो चीज़ मौजूद है. मुख्तलिफ बुक होंगे. एंड मैंने बड़ी में एक एक चीज़ की जस्टिफिकेशन लिखी हुई है. ये नहीं उठा के मैंने करेक्शन दे दिया, हमने करेक्शन को कर लिया. बुकें मौजूद हैं जहाँ से ये चीज़ें सही थी, उन्होंने गलत उतारी और पहले सही उतारी. 1998 का एडिशन सही उतरा सवाल, जब वो रीप्रिंट हुआ 1999 में वो सवाल गलत हो गया और आज दिन तक गलत आ रहा है. पाकिस्तान जिंदाबाद. किसी को पढ़ाना नहीं, किसी को पढ़ना नहीं है. ये भी अपने ऊपर भी तो इल्ज़ाम लो. हम कहते हैं हाकिम खराब है ना, हम भी वैसे ही हैं.